हाय दोस्तों, वेलकम टू मेमोरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेमोरी के क्लासिफिकेशंस एंड डिज़ाइन पैरामीटर्स। मेमोरी को हम कौन सी हायरार्की में डिवाइड करते हैं। फिर जानेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी। वी विल स्टार्ट विद इंटरनल मेमोरी जो है रैम। देन वी मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ रैम दैट इज एस रैम एंड डी रैम। फिर हम जानेंगे इंटरलीव्ड और एसोसिएटिव मेमोरीज क्या होती हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि मेमोरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, हमारे लिए भी और हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स के लिए भी। क्यों? क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि अगर मेमोरी ही नहीं रहेगी तो हम हमारे प्रोग्राम्स और हमारे डेटा वो कहाँ स्टोर करेंगे? कुछ स्टोर्ड रहेगा तभी तो उस पर ऑपरेट कर पाएंगे ना। तो जब हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो अक्सर हम क्या याद रखते हैं कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो सस्ती भी हो और टिकाऊ भी हो, यानी कि चीप एंड सस्टेनेबल। तो हमारे मेमोरी ढूंढने के या मेमोरी डिजाइन करने के या मेमोरी परचेज करने के भी कुछ ऐसे ही पैरामीटर्स होते हैं। पर क्या ये दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं रियल लाइफ सिनेरियो में? बहुत मुश्किल से। कभी कभी लकी होते तो मिल भी जाएंगी, पर अगर ना मिले तो हम चीजें खरीदना बंद कर देंगे? नहीं ना। हम सोचेंगे कि कहाँ पे मुझे ऐसी चीप चीजें चल जाएंगी और कहाँ पे मुझे सस्टेनेबल चीज ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं कॉस्ट पे कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करूंगी, राइट। तो हम मेमोरी जब परचेज करते हैं या हम मेमोरी यूनिट जब डिज़ाइन करवाने होते हैं या मेमोरी को हम कौन सी लोकेशन पे यूज़ करने वाले हैं, इस हिसाब से इन पैरामीटर्स पे हम सोचते हैं कि हमें कहाँ पे लो कॉस्ट स्टोरेज डिवाइस चाहिए और कहाँ पे नहीं चाहिए, जहाँ पे हमें कहाँ ज़्यादा इकोनॉमिकल चीज़ें चाहिए। ओके, ऐसी सारी चीज़ें हम और डिटेल में जानेंगे, पर उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सीपीयू से जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है मेमोरी, उसे हम कहते हैं मेन मेमोरी, और जो बाकी की बैकअप स्टोरेज के लिए यूज़ होती है उसे हम कहेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी। तो चलिए देखते हैं कि और पैरामीटर्स क्या होते हैं मेमोरी के डिज़ाइनिंग के यूज़ में। तो सबसे पहले लोकेशन। अब जो कंप्यूटर मेमोरी है वो 3 लोकेशंस पे डिवाइडेड होती है। एक सीपीयू जिसके इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं, फिर सीपीयू की खुद की इंटरनल मेमोरी, और सीपीयू से बाहर रहने वाली मेमोरी। फिर आते हैं कैपेसिटी पे, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। तो जो मेमोरी की जो कैपेसिटी है ना, वो अक्सर इन दो शब्दों से डिस्क्राइब की जाती है, वर्ड साइज एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। तो वर्ड क्या है, याद होगा आपको। वर्ड, वन वर्ड इज इक्वल टू 16 बिट्स और इट इज 2 बाइट्स। तो आप बताइए, 8 बिट्स मतलब कितना वर्ड हुआ? हाफ वर्ड। 16 बिट is one word and 32 bits is 2 words. Okay, so word size and number of words मतलब वो पूरा मेमोरी कितने नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर कर पाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा हो कि मेमोरी कैपेसिटी इज 4K into 8, इसका मतलब है कि उसका वर्ड साइज जो है दैट इज हाफ वर्ड, ओनली 8 बिट्स। And how many types of 8-bit storage does it have? How many location does it have? It has 4K. 4K वर्ड्स वो स्टोर कर सकता है। 4K वर्ड्स, अब हम इसको वर्ड्स क्यों बोलेंगे, इसको हाफ वर्ड क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इस फॉर्मेट में वो डिस्क्राइब्ड है। जब 8 बिट हमें पता है तो ठीक है, वी कैन कंसिडर इट एज वर्ड, जैसे कि हमने इसको वेरिएबल का नाम दे दिया। ओके, कंफ्यूज नहीं होना कि वर्ड तो आपने बोला था 16 बिट्स है, पर यहाँ पे हम 8 बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम निक नेम समझ के आप समझ लो इसको, ऐसे आप अंडरस्टैंडिंग में इसको याद रख सकते हैं। तो 4K की कैपेसिटी के साथ, यानी कि 4096 अमाउंट ऑफ वर्ड्स इट कैन स्टोर, इट हैज दैट मेनी अमाउंट ऑफ कैपेसिटी। पर 4K तो काफी छोटी है, आजकल तो हमारी काफी सारी फोटो फाइल्स ही इतनी इससे बड़ी हो जाती है। ओके, फिर यूनिट ऑफ ट्रांसफर। It is the maximum number of bits that can be read or written into the memory at a time. मतलब क्या कि मेमोरी में रीड राइट कैपेसिटी भी उतनी होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत बड़ी मेमोरी है बट बस एक बार में एक ही काम कर रही है, नहीं। उसके एड्रेस बिट्स उतने ज़्यादा होने चाहिए ताकि ये सारे ट्रांजैक्शंस इजीली हो सके। फिर आते हैं एक्सेस मेथड पे। तो एक्सेस मेथड क्या? इज इट सिक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस? सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब अगर आपकी ये मेमोरी है और आपको पहुंचना है ए से लेके जेड लोकेशन पे, सो सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब यू हैव टू पास थ्रू ऑल दीज
addresses to reach your final destination. And what is random access? Random access is you can reach it via other routes also. You don't have to go through all the routes. Okay, तो ये sequentially है random access. फिर परफॉर्मेंस कैसा है, इसका एक्सेस टाइम कितना है. जैसे अगर सिक्वेंशियल होगा तो एक्सेस टाइम लंबा होगा, रैंडम होगा तो एक्सेस टाइम जल्दी होगा. मेमोरी साइकिल टाइम क्या है? साइकिल टाइम क्या होता है? साइकिल टाइम का मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करने में ये कितना टाइम लगाता है. ये कम से कम हो तो हमारे लिए बेहतर है. फिर ट्रांसफर रेट क्या है. देन देर इज फिजिकल टाइप. फिजिकल टाइप मतलब क्या? ये सेमीकंडक्टर मेमोरी है या एक मैग्नेटिक सरफेस मेमोरी है. ये हमारे दो आप कह सकते हो फिजिकल पैरामीटर्स है जिससे हम मेमोरी क्रिएट कर सकते हैं. देन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इज इट वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल. मतलब पावर है तो डेटा है, पावर नहीं है तो डेटा गायब, है ना. तो नॉन वोलेटाइल में ऐसा नहीं होता, पावर जाने के बाद भी डेटा रिटेन रहता है. देन वेदर इट इज इरेजेबल और नॉन इरेजेबल, है ना. तो ये सारी चीजें हैं, हम इसके बेसिस पे हमारे मेमोरी के डिजाइन एंड पैरामीटर्स याद रख के हमें कहाँ कौन सी जगह पे किस तरह की मेमोरी यूज करनी है ये डिसाइड करते हैं. देन वी मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी इज डिवाइडेड into two types, ROM and RAM. ये सबको पता है. दिस इज रीड ओनली मेमोरी एंड दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैंडम एक्सेस के दो टाइप्स है, SRAM एंड DRAM. दैट इज स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. एंड रीड ओनली हैज मेनी टाइप्स. उसमें से बहुत फेमस वाले जो हैं दैट इज मास्क्ड रोम. देन दिस इज PROM, नॉट एनी डांस फेस्टिवल. दिस इज प्रोग्रामेबल ROM. देन दिस इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM. मतलब आप प्रोग्राम कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो. एंड देन दिस इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM. देन लेट्स सी कि मेमोरी हायरार्की क्या होती है. ओके, तो ये आप देखिए यहाँ पे इतने सारे ट्रेपीजियम्स बने हुए हैं और हमने यहाँ पे एरो मार्क्स दिए हैं. स्पीड, कॉस्ट पर बिट, लेटेंसी, बैंडविड्थ, स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से हम कैसे हायरार्की में हमारी मेमोरीज को बाइफरकेट करते हैं या क्लासिफाई करते हैं. तो सबसे ये ऊपर वाला जो ट्रेपीजियम है यहाँ पे हमने लिखा है CPU रजिस्टर्स. मतलब क्या? CPU से इंटरैक्ट करने में सबसे पास में होते हैं CPU रजिस्टर्स. सबसे पहले तो उसके जो भी छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं आप आगे पढ़ेंगे, जैसे कि एड्रेस रजिस्टर, फिर डेटा रजिस्टर, फिर उसके जो इंटरनल रजिस्टर्स और होते हैं जैसे कि BC, जो भी होंगे उस टाइप के मेमोरी के हिसाब से उस रजिस्टर के नाम जो भी होंगे, फिर स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एक्सेट्रा, ये आप आगे पढ़ेंगे. फिर आते हैं कैश मेमोरी के पास. तो कैश मेमोरी इज स्लाइटली मोर देन रजिस्टर्स. रजिस्टर्स क्या होते हैं, कितने बिट तक स्टोर कर सकते हैं, या तो 8 बिट स्टोर कर सकते हैं या 16 बिट या फिर 32 बिट एट ए टाइम. ओनली दिस मच इज इट्स कैपेसिटी फॉर द रजिस्टर्स. बट कैश मेमोरी उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, जो हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, वो कैश मेमोरी में चीज़ें स्टोर हो जाती है. फिर आते हैं मेन मेमोरी पे. दिस इज इंटरनल. अगेन देन देर इज सेकेंडरी स्टोरेज विच इज द डिस्क. दिस इज ऑल्सो इंटरनल इनबिल्ट टाइप. देन देर इज अ टर्शरी स्टोरेज. मतलब क्या हमारे सिस्टम के साथ ये इनबिल्ट नहीं आती, हम इसको एक्सटर्नली प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए थर्ड लेवल पे, इसलिए दिस इज टर्शरी. तो स्टोरेज कैपेसिटी आप देखिए, जैसे जैसे आप पिरामिड पे नीचे आ रहे हैं मैं इसको पिरामिड बोल रही हूँ क्योंकि इसका टोक नहीं है, पॉइंट नहीं है, पर इसको आप पिरामिड ही समझ लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो ये एंड होता है ना. बट ओके, सो व्हेन यू कम डाउन इन दिस हायरार्की, आप देखिए स्टोरेज कैपेसिटी पे ट्रेपीजियम बढ़ता जा रहा है. मतलब क्या? टर्शियरी स्टोरेज कैन बी एज लार्ज एज यू वांट. Okay, it can be small also depending upon what you want to store, but it can be large. तो largest CPU registers के comparison में तो tertiary storage हमेशा ज़्यादा ही बड़ा होगा, correct? इससे कम तो नहीं हो पाएगा, वरना उस storage का use ही क्या, हम tertiarily use ही क्यों करते हैं उसको. Then like that उससे कम में होती है स्टोरेज डिस्क, क्योंकि डिस्क में कैपेसिटी हमें कम पड़ रही है इसीलिए तो हम बाहर की टर्शरी स्टोरेज पे आए हैं ना. ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हमें कभी कभी जो कुछ चीज़ें ट्रांसफर करनी होती है, दैट टाइम ऑल्सो वी यूज टर्शरी स्टोरेज लाइक योर USB डिवाइसेस. फिर आपके पहले CD रोम्स होते थे, ये सारे टर्शरी डिवाइसेस थे, फ्लॉपी डिस्क वगैरह थी. ओके, इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा मेन मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में रहते हैं. इट कैन बी इक्वल ऑल्सो. ऑलराइट. देन
द स्पीड किसके हिसाब से स्पीड, मतलब सीपीयू के एक्सेस टाइम के हिसाब से। तो सीपीयू से रजिस्टर्स उसके पास रहते हैं, ऑब्वियसली ये कोई ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा ना, तो यानी कि स्पीड इस इन इज इंक्रीजिंग इन दिस वे, मतलब सबसे पास में सीपीयू रजिस्टर्स, देन कैश मेमोरी विद सीपीयू, इस ये स्पीड से फास्ट होते हैं सीपीयू एक्सेस टाइम से। और उसी तरह अगर स्पीड इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि लेटेंसी, यानी कि सबसे लेट ये कहाँ पहुंचेगा, टर्शियरी स्टोरेज तक। सीपीयू का जो ट्रांजैक्शन होगा सबसे लेट इस स्टोरेज पे होगा, राइट। देन देयर इज कॉस्ट पर बिट, तो सीपीयू रजिस्टर्स या कैश मेमोरी या मेन मेमोरी, इसकी कॉस्ट हायर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी या टर्शियरी स्टोरेजेस, but bandwidth is more in secondary tertiary main memory because इसमें कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो बैंडविड्थ भी ज़्यादा होगी। बैंडविड्थ मतलब क्या, काम करने का तजुर्बा कह सकते हो, या फिर काम करने का कैपेसिटी कह सकते हो बैंडविड्थ को, है ना। तो काम करने की या फिर स्टोर करने की, अब मेमोरी का काम क्या होता है, स्टोरिंग ना, तो स्टोर करने की जो भी कैपेसिटी है उसको हम कहेंगे बैंडविड्थ। आपको ये समझ आया? आई होप आपको ये समझ आया। राइट, फिर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनल मेमोरी विच इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो इसको हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम कभी कभी रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। तो ये जो रैम चिप्स होते हैं इसके टू ऑपरेटिंग मोड्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि एक स्टैटिक मोड होता है एंड एक डायनेमिक मोड होता है। इसके डिफरेंसेस हम एक साथ में आखिर में पढ़ेंगे। So static RAM consists essentially of internal flip-flops and store the binary information. तो ये 0 and 1 के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है static RAM. But dynamic RAM stores the information in form of electrical charges that are applied to capacitors. मतलब इसमें ट्रांजिस्टर्स के अलावा, फ्लिप फ्लॉप्स के ट्रांजिस्टर्स के अलावा इसमें कैपेसिटर्स भी प्रेजेंट होते हैं डायनेमिक रैम में, and capacitors are provided inside the chip by MOS transistors. There are different types of transistors in electronics. आपको एक जनरली बता देती हूँ कि ट्रांजिस्टर्स जो हम रैम के बेसिस पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज वन इज दिस रेगुलर ट्रांजिस्टर विच इज अ बीजेटी टाइप। अब इसको हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, आपको बस ऊपर ऊपर वाली चीज जाननी है इसके बारे में। एंड देन इसके आगे हम पढ़ेंगे मॉस ट्रांजिस्टर्स, यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है Q1 एंड Q2 which are what, two types of transistors of generally BJT type bipolar junction transistor। और इसका जो सिंबल है हमने ड्रॉ किया है एक ऐसी लाइन, एंड दिस इज द सिंबल। सो इसको हम कहते हैं बेस, दिस इज कॉल्ड एज एमिटर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। कंडक्टर को हमने थ्रू रेजिस्टर्स पावर सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, दोनों के बेस को हमने इंटरकनेक्ट किया हुआ है एट द इनपुट्स ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ द ऑपोजिट ट्रांजिस्टर। आप सपोज यहाँ पे C1 बोल लो, यहाँ पे C2, दिस इज B1, दिस इज B2। So C1 is connected to B2 and C2 is connected to B1। इसका मतलब क्या, हमने ट्रांजिस्टर को क्रॉस कपल कर दिया, क्रॉस कपल टेक्नोलॉजी। एंड एमिटर हमने इस सिंबल में तो एक ही बनाया, पर यहाँ पे तो तीन तीन है, यानी क्या, दिस इज अ मल्टीपल एमिटर ट्रांजिस्टर। एक एमिटर को हमने सेट कर दिया and the other is connected to a Y select line and then one is connected to X select line। वैसे ही एक यहाँ से X select line पे connected है, एक यहाँ पे Y select line and another is V set। So अब आपको याद रखना है क्या, इंटरेस्टिंग चीज। अब ये क्रॉस कपल टेक्नोलॉजी का हमें क्या फायदा है, इसका मतलब होता है कि जब Q1 ऑन होगा Q2 will always be off and when Q2 is on Q1 will always be off। ये हमेशा दोनों एक साथ ऑन या ऑफ नहीं रहेंगे, एक हमेशा ऑन रहेगा, एक हमेशा ऑफ रहेगा। तो जब Q1 will be on, that time a 1 is stored in this cell and when Q2 is on, that time a 0 is stored in this cell। तो अब हम इसको ऑन या ऑफ कैसे करेंगे,
इसको ऑन या ऑफ करने के लिए हमारे पास ये इनपुट्स है, दिस इज अ सेट एंड दिस इज अ रीसेट। तो जब आपको इस सेल में राइट करना है और 0, यानी कि कौन ऑन होना चाहिए, टेल Q2। Q2 को ऑन करने के लिए Q1 ऑफ करना है। Q1 को ऑफ करेंगे कैसे, सेट पिन पे हम एक हाई पल्स देंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? 0 राइट करना है, 0 राइट करना है क्यों, तो 0 यहाँ पे कैसे राइट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रीसेट किया हुआ है, रीसेट इज कनेक्टेड टू मीटर, इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ओके, सो इसको हम जब कंडक्ट करवाएंगे, इसको हम जब ऑन करवाएंगे तो 0 रिटर्न होगा यहाँ पे, रीसेट साइड हमारी ऑन हो जाएगी। सो दैट मीन्स वी हैव टू गिव अ पल्स हाई ऑन सेट साइड, तो Q2 ऑफ हो जाएगा, Q1 विल बी ऑन। इसी तरह से अगर आपको करना है 1 राइट करना है यहाँ पे, यानी कि आप किसको ऑफ करेंगे, बताइए पहले तो किसको ऑफ करेंगे, Q2 को ऑफ करेंगे, and to make Q2 off you will have to give a high pulse on reset। आपको बस इतनी चीज याद रखनी है। ओके, सो इस तरह से हम ऑपोजिट वे में, यहाँ पे 1 कैसे सेट हुआ, क्योंकि Q1 यहाँ पे कंडक्ट करने लगा बिकॉज Q2 बिकेम ऑफ। ऑलराइट, इतनी चीज ध्यान रखिए, आपको ज्यादा डिटेल में जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो ये X एंड Y सिलेक्ट लाइन हम कह रहे थे, तो ये कहाँ काम आती है, तो ये काम आती है हमारा सेल स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करने में। तो ये आप देखिए, आप ये 8191 की कोई मेमोरी सेल थी, उसका एक ये सेल डायग्राम बना हुआ है, ये लाइन डिकोडर है, एंड देन लाइन डिकोडर विल डू व्हाट, वन विल बी रो दैट विल बी X एंड वन विल बी कॉलम दैट विल बी Y। इस तरह से हम एक एक सेल का स्ट्रक्चर जान सकते हैं। ओके, तो एक सेल जो थी वो हमारी वो TTL लॉजिक थी। इस तरह से XY को हम अलग अलग नंबर्स देके अलग अलग लाइन डिकोडर्स के थ्रू हम उस सेल तक पहुंच सकते थे, एंड वी कैन राइट अ 0 और 1 और रीड अ 0 और 1। यहाँ पे डेटा इन एंड डेटा आउट है, दैट वे। अंडरस्टूड? तो आप सोचिए कि एक सेल स्ट्रक्चर हमें एक बिट स्टोर करता है, आइदर 0 और 1। तो हमें जब अगर 4K मेमोरी की बात कर रहे थे, दैट इज ओनली 4 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, दैट मीन्स हमें कितने सारे सेल स्ट्रक्चर्स ऐसे लगते होंगे, सो मेनी वर्ड्स टू बी स्टोर्ड। हमारा एक वर्ड होता है 16 बिट्स का, एंड 16 बिट्स के फॉर्म में या फिर 8 बिट्स के फॉर्म में हम अपना मेमोरी की कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो इमेजिन हाउ लार्ज नंबर ऑफ MOSFETs और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस TTL logic. Okay, then there is the next type of transistor logic, which is a MOS static RAM cell. तो ये क्या है MOS static RAM cell, यानी कि यहाँ पे हुआ है यूज हमारा MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आप देखिए वहाँ पे हमने कुछ दो ही यूज किए थे ट्रांजिस्टर लॉजिक में, और उसको क्रॉस कपल कर दिए थे। यहाँ पे हमारा T1, T2, देन देयर इज T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10। इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारी MOS स्टैटिक रैम सेल में, बट दिस इज अ वेरी एफिशिएंट स्ट्रक्चर, इसलिए तो इस पे आए हैं। And along with that we have select lines, that is X row select, Y column select, उस decoder की तरह। Then there is data lines, data यहाँ तक का transmit होगा। Then there is power supply VDD and VSS, and then there is a write, data in, then there is a read and data out line। ओके, तो अब आपको याद रखना है कि जब X रो पे हम 1 पास करेंगे, देन हु विल बी ऑन, ये किस किस के बेस से कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे बेस यानी कि गेट होता है, मॉसफेट पे हमारा ये ऐसे सिंबल होता है। ओके, एक को हम दे देते, सो दिस विल बी कॉल्ड गेट, one is a drain and one is a source. So drain is connected to power supply and gate is also connected to some of the other supply conditions. All right, तो यहाँ पे आप देखिए, हाँ हम बात कर रहे थे एक्स रो पे, तो ये किसके गेट से कनेक्टेड है, दिस इज T6 ट्रांजिस्टर, एंड अगेन X इज कनेक्टेड टू T5 ट्रांजिस्टर। इसका मतलब जब X पे हम 1 देंगे तो these two transistors will become on,
Okay, and when you give Y column select to be high, that means T7, because it is connected to gate of T7 and T8, these transistors will become on. इसमें भी क्रॉस कपल की वजह यही है कि एक T1 ऑन होगा तो T2 ऑफ होगा, T2 ऑन होगा तो T1 ऑफ होगा. ओके, सो अलॉन्ग विद दिस, अगर आपको राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप क्या करेंगे? अच्छा हाँ, T7 और T8 ऑन करने का क्या फ़ायदा? ये हमने ऑन वगैरह बोल तो दिया, पर इसका एक फ़ायदा क्या? तो जब ये ऑन होंगे, दैट इज़ द ओनली टाइम व्हेन इट विल बी कनेक्टेड टू द डेटा लाइन्स, डेटा लाइन एंड डेटा लाइन बार. ओके, सो वन इज हाई, अदर इज ऑलवेज ऑपोजिट जीरो. इसका आउटपुट है ना ये. फाइन, सो जब राइट ऑपरेशन करना हो तो आप राइट पे हाई देंगे, योर T9 विल बिकम ऑन एंड डेटा विल बी गोइंग इनसाइड and then it will be stored in this cell structure. After that, when you want to read out the data out से आपको करना है read out, तो आप read सिग्नल को आप हाई पल्स दे देंगे, this will become on and your data will be passed out to data outline. ठीक है, ये आप सर्किट डायग्राम याद कर लेना, ज़्यादा आपको डिटेल में वर्किंग की ज़रूरत नहीं, आपको बस ये याद रखना है एक्स वाई, डेटा इन, डेटा आउट, राइट, रीड ऑपरेशंस एंड डेटा लाइंस, ये कैसे कनेक्टेड है इन ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर्स से. ऑलराइट, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ डी रैम. तो डी रैम का क्या है मतलब? जैसे हमने पढ़ा था, डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम. इसमें क्या करते हैं हम? डेटा इज स्टोर्ड एज चार्ज ऑन कैपेसिटर. तो ये कैसे, देखिए आप, एक इसकी सेंस लाइन है, एक इसकी कंट्रोल लाइन है. ओके, तो ये जब लाइंस दोनों हाई हो जाती है, मॉसफेट स्टार्ट्स कंडक्टिंग एंड चार्जेस द कैपेसिटर. यानी कि यहाँ से हमारा करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है, कैपेसिटर चार्ज होने लगता है. कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक एंटिटी है, राइट? So when it charges, your storing is getting happened. So charge on capacitor, that means storage. So in this way it stores one bit. And obviously अगर charged capacitor मतलब storage of a bit, यानी discharge capacitor is what? Charge capacitor equal to 1, discharged equal to 0, right? So sense line and control line are nothing but your x and y, that is column and row. To enable read write operation, हमें क्या करना है? रीड राइट लाइन, यानी कि यहाँ पे देखिए आप डायग्राम में रीड स्लैश राइट बार लाइन लिखा है. ओके, सो दिस इज रीड स्लैश राइट बार. इसको हम लो करेंगे. लो वाई? बिकॉज हमें राइट ऑपरेशन करना है ना. सो व्हेन देयर इज एन एक्टिव लो सिग्नल, एक्टिव लो, इसका क्या मतलब है? कोई भी वेरिएबल है, इसके ऊपर आप बार लगा दो, ये हो गया एक्टिव लो सिग्नल. मतलब आपको इसको ड्राइव करना है, इससे जुड़ी कोई भी कंट्रोल सिग्नल इसको यूज करनी है, तो यू हैव टू प्रोवाइड अ जीरो, राइट? ये हमने लॉजिक्स में भी पढ़ा था. अगर हम डायरेक्ट एक्स लिखते तो इसका मतलब क्या? ये सिग्नल एक्टिव कब होगा? जब यू आप दोगे इसको 1. इट विल बी इनएक्टिव व्हेन एक्स इक्वल टू 0, राइट? ये इनएक्टिव कंडीशन है. बट व्हेन यू राइट अ सर्टेन सिग्नल एज x bar, that time this will be active when it is 0. ये हम मैक्स टर्म में करते थे, आपको याद है? Why do we do this? To save the number of lines. एक ही सिग्नल आपको यूज करना है, बट आपको उसके लिए दो कंट्रोल सिग्नल तो नहीं चाहिए ना, रीड के लिए अलग एंड राइट के अलग. तो आपने क्या कर दिया? इन दोनों को एक साथ कर दिया. तो आप, ये सिंगल लाइन है, आप इसको भले ही नाम अलग दे रहे हो, ये सिंगल लाइन है, तो ये रीड कब करेगी? जब इस लाइन पे 1 होगा. वही आप इसको 0 दे देंगे तो ये क्या करेगा? राइट ऑपरेशन करेगा. सेम लाइन, मतलब 0 कंडीशन आपकी वेस्ट नहीं होगी. समझे आप ये आपके हम क्यों करते हैं? फिर मूविंग ऑन, टू राइट अ 1 into the cell, the D in line is high on the row line. ओके, तो आप जब D in को हाई देंगे, आपको राइट करना है ना, तो सबसे पहले तो राइट ऑपरेशन करना है, तो आप यहाँ पे 0 दोगे. एंड देन यू वांट टू गिव D in equal to 1 because you want to write a 1. Okay, so that means this transistor will become on, आपका कैपेसिटर हो जाएगा चार्ज and your 1 will be stored, right? When you want to write a 0, that time what you will do, आप यहाँ पे 0 प्रोवाइड करोगे, आपका राइट ऑपरेशन भी 0 जाएगा. इफ दिस इज 0, यहाँ पे पूछेगा 0,
right? So that means this will be conducting in opposite direction, यानी कि आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये आपका जीरो स्टोर हो गया. Okay, so this is how you do a write of 1 and write of 0 onto this DRAM memory cell. Then the read operation. अब read operation कब करोगे? Obviously your read line will be high. To read data from the cell, read write line is made high, which enables the output buffer. ये आपका output buffer on हो गया, and disable the input buffer. Input buffer कौन सा है? ये वाला, ये आपका disable हो गया. Obviously, right? It is connected to the same line. See? Okay, so ये आप circuit diagram याद रखिएगा. Then the row line is become high. It turns transistor on and connects the capacitor to the D outline through the output buffer. समझे? ये आपका रो लाइन हाई हो गया, आपका कैपेसिटर कनेक्ट हो गया D outline से, this through the output buffer. Here, ये आपका पाथ फॉलो हो रहा है through this output buffer and then through D out. समझे आप? This is your reading into the memory cell. Next is refresh operation. अब रिफ्रेश क्यों लगती है हमें डायनेमिक मेमोरी में? तो जो हमारा कैपेसिटर है ये ना खुद ब खुद डिस्चार्ज होने लगता है खुद टाइम के साथ, तो इसीलिए हमें इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है. तो हम इसको रिफ्रेश कैसे देते हैं? टू इनेबल द रिफ्रेश ऑपरेशन, रीड राइट लाइन, रो लाइन एंड रिफ्रेश लाइन आर मेड हाई. मतलब देखो आप, ये एक हमारा जो बेसिक था ये सेंस एंड कॉलम लाइन था, राइट? तो हमारी ये कॉलम लाइन है, ये हमारी रो लाइन है, हमारा डी इन डी आउट जो भी है रीड राइट लाइन है. इसके हम बीच में हमने बफर्स कनेक्ट किया हुआ, सिंपल चीज, एंड बफर्स के इंटरकनेक्शंस है. तो हमारा हमने क्या कहा, रीड राइट लाइन को हाई किया. रीड राइट लाइन को हाई किया मतलब हम क्या कर रहे हैं, रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, राइट? रीड ऑपरेशन कर रहे हैं, आउटपुट बफर ऑन हो गया हमारा. देन रो लाइन इज हाई, दिस लाइन इज हाई यानी कि ट्रांजिस्टर इज ऑन, एंड कॉलम लाइन इज ऑल्सो हाई यानी कि यहाँ पे भी 1 हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे 1 कर रहे हैं, तो ये कंडक्ट हो रहा है कैपेसिटर इन दिस डायरेक्शन. As read write line is high, the output buffer is enabled and the stored bit is applied to the input of refresh buffer. जो भी इसका stored bit था वो refresh buffer के input पे आ गया है. यहाँ से output read write line is high है ना, तो यहाँ D out पे आ गया है ये, correct? D out पे जो भी bit stored था वो, so it is coming to the input of refresh buffer. To enable refresh buffer then produces a voltage on column. तो ये ही रिफ्रेश बफर का आउटपुट यहाँ पे कॉलम पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे हम अलग से वोल्टेज नहीं प्रोवाइड कर रहे. इस रिफ्रेश बफर जो भी हमारा स्टोर्ड चार्ज था ना, उसी का वोल्टेज यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट होगा, एंड देन दैट ओनली विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन दिस कॉलम लाइन. गॉट इट? ऐसा इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, एंड दस इट इज रिप्लेनिशिंग द कैपेसिटर. तो खुद के ही डिस्चार्ज हुए चार्ज से हम इसको दोबारा से कोशिश कर रहे हैं चार्ज करने की, ताकि इसका स्टोर डेटा मेंटेन रहे. सो दिस इज अ रिफ्रेश ऑपरेशन. ये एक ड्रॉबैक है बस छोटा सा डी रैम का, कि इसको हमेशा रिफ्रेश करना पड़ता है हमें इसके चार्ज को मेंटेन करने के लिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एस रैम वर्सेज डी रैम का कंपेरिजन. ऑब्वियसली अभी टाइप्स ऑफ रैम पढ़े हैं तो कंपेरिजन तो बनता ही है. तो स्टैटिक रैम जो है वो कंटेन्स लेस मेमोरी सेल्स पर यूनिट एरिया. मतलब क्या कि ट्रांजिस्टर तो बहुत सारे हो गए ना, उसके जो भी ट्रांजिस्टर्स थे, बट सेल क्या है, एक ही है इतने सारे ट्रांजिस्टर का. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है पर यूनिट एरिया पे स्कैटर्ड रहेंगे. इसका मतलब पर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ सेल्स कम हो गए. पर डायनेमिक रैम क्या, बहुत छोटा सा सेल स्ट्रक्चर था जो भी हमारा मॉसफेट था, राइट, टू द कैपेसिटर एंड ग्राउंड. तो इसका मतलब ये ऐसे बहुत सारे पर यूनिट एरिया में सेल्स बन जाएंगे. ओके, सो पर यूनिट एरिया में स्टैटिक रैम के जो सेल्स है वो कम होते हैं, डायनामिक रैम के ज्यादा होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द लेस एक्सेस टाइम हेंस फास्टर मेमोरीज. एक्सेस टाइम इसका ग्रेटर है देन स्टैटिक रैम्स. स्टैटिक रैम्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ईच फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स 1 बिट. फ्लिप फ्लॉप की तरह ये काम करता है, इसीलिए
ये 1 बिट वैसे स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में, बट डायनेमिक रैम जो है वो कैपेसिटर्स के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, कैपेसिटर्स के चार्ज के फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। रिफ्रेशिंग सर्किटरी स्टैटिक रैम में ज़रूरी नहीं है, डायनामिक रैम में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कैपेसिटर्स आफ्टर एवरी फ्यू मिली सेकेंड्स उसको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्स्ट्रा हार्डवेयर इसकी ज़रूरत पड़ती है टू कंट्रोल द रिफ्रेशिंग। ठीक है, इसके लिए डिज़ाइन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर भी स्टैटिक रैम का कॉस्ट मोर है और डायनेमिक रैम का कॉस्ट लेस, बिकॉज आपने देखा एक्स्ट्रा हार्डवेयर के बावजूद उसके जो हार्डवेयर थे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे, वी वर जस्ट यूजिंग सर्टन टाइप्स ऑफ बफर्स एंड सर्टन टाइप्स ऑफ कंट्रोल लाइंस। बट यहाँ पे हम प्रॉपर ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे थे, मॉस टाइप या हो बीजेटी हो, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर मोर, इसलिए इसका कॉस्ट मोर है। देन आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।